पेरेंट टीचर मीटिंग मुझे आज भी अपनी एक पीटीएम याद है। शायद मैं चौथी या पांचवी क्लास में था। मेरी माँ ने टीचर से पूछा, कैसा कर रहा है? और टीचर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सब ठीक है। घर आते हुए मैं और माँ दोनों यही सोचते रहे कि ये ठीक है का मतलब क्या था। ए ग्रेड वाला ठीक या बस सी ग्रेड में पास होने वाला ठीक? ये ठीक है शायद पीटीएम की दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है ना? और भी है, जैसे कोशिश कर रहा है, एडजस्ट हो रहा है, हाँ प्रोग्रेस तो दिख रही है। ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, एक आरामदायक कुशन की तरह। अरे पर आप उन पे बैठ तो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और कोपेनहेगन के एक बहुत अनुभवी शिक्षक ने कहा था कि ये सवाल और ऐसे जवाब हमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को असल मुद्दे से बचने का एक रास्ता देते हैं। आज हम इसी बचने के रास्ते को बंद करने वाले हैं। हमारे स्रोतों के आधार पर हम 3 ऐसे सवाल सामने रखेंगे जो इन नरम कुशन को हटाकर हमें वो जमीन दिखाते हैं जहां हमारा बच्चा असल में खड़ा है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे वो जनरल बातों से नहीं सीखते, वो सीखते हैं ठोस स्पेसिफिक बातों से। जब हम ऐसे अस्पष्ट जवाबों के पीछे छिपते हैं तो हम उन छोटी छोटी मुश्किलों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनसे बच्चा शायद अकेले ही जूझ रहा हो। और यही छोटी मुश्किलें बाद में डर या कह सकते हैं आत्मविश्वास की कमी बन जाती हैं। एक अच्छी पीटीएम का लक्ष्य बच्चे को अच्छा या बुरा आंकना नहीं है, बल्कि उस सटीक जगह को खोजना है जहां वो अटका हुआ है और फिर उसे वहां से निकालने का रास्ता बनाना है। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते, वो पहला दरवाजा कौन सा है, वो पहला सवाल जो हमें बच्चे की सच्ची तस्वीर दिखा सकता है? पहला सवाल बच्चे के व्यवहार की सबसे गहरी परत को खोलता है। सवाल है, मेरा बच्चा क्लास में किन चीज़ों, किन स्थितियों से बचने या पीछे हटने की कोशिश करता है? यहाँ बचना या अवॉइडेंस शब्द यही चाबी है। बचना, ये दिलचस्प है। हम ये नहीं पूछ रहे कि वो क्या नहीं कर पाता, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि वो क्या करने से कतराता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी चीज़ से बचना बच्चे का सबसे ईमानदार आईना हो सकता है। ये सीधे सीधे उन जगहों की तरफ इशारा करता है जहां उसका आत्मविश्वास कमजोर है या डर हावी है। जैसे हमारे स्रोतों में एक उदाहरण है कि जो बच्चा क्लास में जोर से पढ़ने से बचता है, हो सकता है कि उसे सिर्फ शब्द पहचानने में दिक्कत ना हो, बल्कि उसे सबके सामने अटकने में शर्म महसूस होती हो। हाँ, और जो बच्चा लिखने का काम टालता है, जरूरी नहीं कि वो आलसी हो। बहुत मुमकिन है कि उसे गलतियां करने से डर लगता हो, उस लाल पेन की लकीर से डर लगता हो जो उसकी कॉपी पर खिंच जाएगी। क्लास में हाथ ना उठाना हमेशा शर्मीलापन नहीं होता, कभी कभी ये गलत जवाब देने का डर होता है। तो ये बचना एक तरह का सिग्नल है। एकदम सही। और जब आप टीचर से ये सवाल पूछते हैं तो बातचीत का स्तर ही बदल जाता है। अब आप ग्रेड्स पर बात नहीं कर रहे, आप बच्चे की भावनाओं और उसके डर पर बात कर रहे हैं। एक टीचर शायद आपको ऐसा जवाब दे सकती हैं, हाँ मैंने ये नोटिस किया है, जब भी हम ग्रुप में कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपका बच्चा थोड़ा पीछे हो जाता है, नजरें झुका लेता है। जब मैं पूछती हूँ कि कौन पढ़ेगा तो वो अपनी पेंसिल छीलने लगता है या किताब में कुछ खोजने का नाटक करता है। इससे मुझे लगता है कि शायद उसे मुश्किल शब्दों को लेकर घबराहट होती है। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इसका मतलब है कि समस्या बच्चे की काबिलियत में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास में है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये बचना हमेशा आत्मविश्वास की कमी ही होता है? कभी कभी ये बच्चे की पसंद नापसंद भी तो हो सकती है। एक टीचर या पेरेंट इसमें फर्क कैसे करे? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब छिपा है पैटर्न में। अगर एक बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेलने से बचता है लेकिन फुटबॉल में सबसे आगे रहता है तो ये उसकी पसंद है। लेकिन अगर वो हर उस खेल से बचता है जिसमें दौड़ना भागना शामिल है तो ये एक पैटर्न है। अगर वो सिर्फ मैथ्स के होमवर्क से नहीं बल्कि हर उस काम से बचता है जिसमें उसे अकेले सोचना पड़े तो ये एक पैटर्न है। पसंद नापसंद में तनाव या घबराहट नहीं दिखती, लेकिन डर से बचने वाले व्यवहार में आपको बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में ही तनाव दिख जाएगा। सिकुड़े हुए कंधे, नजरें चुराना, बेचैनी। तो बच्चे के डर को समझना पहली सीढ़ी है। लेकिन तब क्या, जब वो किसी चीज से बच नहीं रहा हो, बस उसका मन ही ना लग रहा हो, वो एक जगह टिक ही नहीं पाता? ये तो आजकल हर घर की कहानी है। तो यहाँ पर क्या करें? और यही हमारा दूसरा, शायद आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल आता है।
सवाल है, क्लास के बाकी बच्चों की तुलना में मेरे बच्चे का ध्यान यानी अटेंशन का स्तर कैसा है? 1 मिनट, लेकिन क्या क्लास के बाकी बच्चों से तुलना करना सही है? इससे तो एक तरह का कंपटीशन और दबाव नहीं बनेगा? मुझे लगता है कई पेरेंट्स ये सवाल पूछने में हिचकिचाएंगे। मैं आपकी चिंता समझती हूँ और ये सवाल पूछने का मकसद बच्चे को रैंक करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद बुद्धिमत्ता की तुलना करना नहीं है, बल्कि ध्यान को समझना है। हमारे स्रोत में ध्यान को सीखने का ईंधन कहा गया है। सोचिए, बच्चे का दिमाग एक फरारी कार का इंजन हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ध्यान का पेट्रोल ही नहीं है तो वो कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें बस ये जानना है कि बच्चे की टंकी में कितना पेट्रोल है। सीखने का ईंधन, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझाने का। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस उम्र में बच्चे का ध्यान उसके ग्रेड्स से कहीं ज्यादा उसकी भविष्य की सफलता का संकेत देता है। और सच तो ये है कि टीचर्स को हमेशा पता होता है। वो जानती हैं कि कौन सा बच्चा उनकी हर बात सुन रहा है और किसका मन खिड़की के बाहर गिलहरियों को देख रहा है। लेकिन जब तक आप सीधे नहीं पूछेंगे, वो शायद ही आपको ये बताएं। इस सवाल के जवाब में एक टीचर आपको बहुत ठोस जानकारी दे सकती है। जैसे, देखिए, हमारी क्लास 20 मिनट की होती है। आपका बच्चा शुरुआती 7-8 मिनट तक पूरा ध्यान लगा पाता है। उसके बाद उसका ध्यान भटकने लगता है। अगर हम लगातार ध्यान बनाए रखने की बात करें तो वो अपनी क्लास के निचले 30% बच्चों में है। ये जानकारी तो गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी कहानी बता रहा है। एक पेरेंट के तौर पर ये जानने के बाद तो मैं अपने बच्चे को बिल्कुल अलग तरह से देखूंगा। हाँ, इससे पेरेंट्स को 4 बहुत ज़रूरी बातें पता चलती हैं। पहली, उनका बच्चा असल में कितनी देर ध्यान लगा सकता है। दूसरी, उसका दिमाग कब और क्यों भटकना शुरू होता है, क्या जब टीचर बोर्ड पर लिखती हैं या जब कोई एक्टिविटी लंबी हो जाती है। तीसरी, क्लास का कौन सा माहौल उसे परेशान करता है, शोर या बहुत ज़्यादा शांति। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, घर पर कौन सी दिनचर्या उसके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। शायद उसे 10 मिनट के छोटे छोटे स्टडी सेशंस चाहिए, 30 मिनट के एक लंबे सेशन की बजाय। और सबसे अच्छी बात यह है कि ध्यान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन किसी भी ट्रेनिंग के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं। ये सवाल वही शुरुआती बिंदु देता है। बिल्कुल, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप माप नहीं सकते। ठीक है, ये सब जानना बहुत अच्छा है, डर को समझना, ध्यान के पैटर्न को जानना। लेकिन पीटीएम खत्म होने के बाद जब माँ बाप घर आते हैं तो उनके पास जानकारी का एक पहाड़ होता है। उसे रोज पढ़वाएं, लिखने का अभ्यास कराएं, गणित पर काम करें। इतनी सारी सलाह के बाद उलझन होती है कि असल में शुरुआत कहाँ से करें। क्या कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा फर्क डाल सकती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही हमें हमारे तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर लाता है। ये सवाल सारी सलाह के शोर को शांत करके एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। सवाल है, अगर आपके पास मेरे बच्चे की मदद करने के लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट होते तो आप किस एक चीज पर काम करती? वाह, ये तो कमाल का सवाल है। ये टीचर को मजबूर करता है कि वो 10 चीजों की लिस्ट देने की बजाय उस एक लीवर को खोजें। वो एक काम जिसे करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। सही कहा, क्योंकि जब सब कुछ जरूरी होता है तो कुछ भी जरूरी नहीं रह जाता। ये सवाल टीचर को कहता है, मुझे सबसे ज्यादा असर डालने वाली एक आदत बताइए, और जवाब में आपको कुछ बहुत ही ठोस और करने लायक मिल सकता है। जैसे टीचर कह सकती हैं, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं तो प्लीज बच्चे के साथ गाइडेड रीडिंग करें। गाइडेड रीडिंग, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ साथ में बैठकर किताब पढ़ना है? नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा। गाइडेड रीडिंग का मतलब है कि आप बच्चे के साथ बैठें और जब वो पढ़े तो आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि जहां वो अटके वहां उंगली रखकर उस शब्द को तोड़ने में उसकी मदद करें। जैसे अगर शब्द है मुश्किल और वो उसे नहीं पढ़ पा रहा तो आप उसे तोड़कर पढ़ाएं, मुश्किल। इसी को डिकोडिंग कहते हैं, अक्षरों की आवाज को जोड़कर शब्द बनाना। तो टीचर का जवाब हो सकता है, रोज बस 2 छोटे पैराग्राफ पढ़ें और 2-3 शब्दों की डिकोडिंग में मदद करें। इस 1-10 मिनट की गतिविधि से उसका आत्मविश्वास, पढ़ने की रफ्तार और शब्दावली तीनों एक साथ मजबूत होंगे। 10 मिनट, एक बच्चा, एक आदत, और उसका जबरदस्त असर। ये पेरेंट्स को एक उलझी हुई टू डू लिस्ट की बजाय एक मजबूत और साफ मिशन देता है जिसे वो असल में पूरा कर सकते हैं।
और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बहानेबाजी को खत्म कर देता है। कोई भी पेरेंट ये नहीं कह सकता कि उसके पास दिन में 10 मिनट नहीं है। तो कमाल के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें पूछने का तरीका भी उतना ही जरूरी होगा, है ना? ऐसा ना हो कि टीचर को लगे कि हम उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सवालों को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह पूछना है। आपका लहजा नरम, जिज्ञासु और बिना किसी आलोचना के होना चाहिए। आप ये नहीं कह रही, बताइए आपने क्या किया। आप कह रही हैं, आइए हम मिलकर इसे समझते हैं। एक एक करके सवाल पूछें, जवाब को ध्यान से सुने, हो सके तो नोट्स बनाएं और फिर टीचर द्वारा बताई गई उस 10 मिनट की योजना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाएं। और ये शिक्षकों के लिए भी एक मौका है ना? उन्हें भी तो मौका मिलता है कि वो सिर्फ सिलेबस पूरा होने की बात ना करके उन चीजों पर बात करें जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक अवसर है कि वो अपनी विशेषज्ञता दिखाएं, विशिष्ट उदाहरण दें, पैटर्न दिखाएं, न कि सिर्फ एक दो घटनाओं का जिक्र करें। और याद रखें, पेरेंट्स को एक लंबी लिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें वो एक लीवर चाहिए। इन जानकारियों को अमल में लाने के लिए हमारे स्रोतों में एक 30 दिन के ग्रोथ प्लान का भी जिक्र है, जो बहुत काम का है। हाँ, वो इन सभी बातों को एक एक्शन प्लान में बदल देता है। पहले हफ्ते का काम है सिर्फ पहचानना, बच्चे के डर को पहचाने। वो क्या टालता है, कब टालता है, बस नोटिस करें, कोई एक्शन ना लें। तो पहले हफ्ते में बस ऑब्जर्व करना है, कुछ बदलना नहीं। जी, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ एक जासूस की तरह डेटा इकट्ठा करना है। दूसरे हफ्ते में बच्चे के ध्यान के पैटर्न को पहचानें। घर पर होमवर्क करते समय घड़ी देखें, वो कितनी देर तक एक चीज पर ध्यान लगा पाता है और कब उसका मन भटकना शुरू होता है। और तीसरे हफ्ते में एक्शन शुरू होता है। हाँ, तीसरे हफ्ते में टीचर द्वारा सुझाई गई 10 मिनट की दिनचर्या को पूरी ईमानदारी से लागू करें। हर रोज, बिना नागा। निरंतरता यहाँ तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। और चौथा हफ्ता जरूरी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। अगर जिस बच्चे ने कभी हाथ नहीं उठाया उसने एक बार भी जवाब देने की कोशिश की, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। घर आकर उसकी तारीफ करें। ये छोटे छोटे कदम ही एक महीने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अब हर पेरेंट और टीचर के लिए पीटीएम की एक नई स्क्रिप्ट तैयार है। अब ये पूछने के बजाय कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, वो किन चीजों से बचता है। दूसरा, क्लास के मुकाबले उसका ध्यान कैसा है। और तीसरा, वो कौन सी एक 10 मिनट की दिनचर्या है जो अभी उसकी सबसे ज्यादा मदद करेगी। और इन सवालों के बारे में एक बात तय है, ये सवाल चापलूसी नहीं करते, नहीं दिलासा देते हैं, ये सच्चाई सामने लाते हैं। और जो सच्चाई सामने आती है वही विकास की पहली सीढ़ी होती है। बहुत खूब। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। अगर ये 3 सवाल एक बच्चे के सीखने के रास्ते को इतना बदल सकते हैं, तो सोचिए कि हमारे अपने जीवन में, चाहे वो हमारा काम हो या हमारे रिश्ते, ऐसे कौन से नरम कुशन वाले सवाल हैं जिन्हें बदलकर हम ज्यादा गहरी और सच्ची समझ पा सकते हैं।